स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी वेस्पर थ्योरी मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो हमारी वैलेंस शेल होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगी उनके बीच में जो रिपल्शन होगा, ये थ्योरी उसी पर ही बेस्ड है। अब तक जो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे थे उसमें वैलेंस शेल का तो जिक्र था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्शन होता है उसका कोई जिक्र नहीं था। उसके बारे में बताया हमारी वेस्पर थ्योरी ने। ठीक है, तो हम अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट पढ़ते हैं, मतलब कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं हमारे टू टाइप्स के। एक तो होंगे हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एक होंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो होते तो वैलेंस शेल के ही हैं लेकिन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या इन्हें हम लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। ठीक है, आप देखो फॉर एग्जाम्पल अमोनिया को ले लो। अमोनिया को ले लेते हैं। जैसे ये है NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3। अब देखो बनाते हैं ऑर्बिटल। अभी देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेयर्ड है। अब जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ये 3 हाइड्रोजन इन सिंगल हाइड्रोजन्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं ऐसे। ये किसके हैं? हाइड्रोजन्स के हैं, 3 हाइड्रोजन्स के। तो क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल के, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कहलाएंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल के जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये कहलाएंगे हमारे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम अपने सेकंड पोस्टुलेट पे चलते हैं। जो सेकंड पॉइंट था हमारा वैलेंस शेल का, उसमें कहा गया है कि जो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन होता है उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे एंगल पे। जितना ज्यादा किन्हीं दो एटम्स के बीच में जितना ज्यादा एंगल होगा उनके बीच, एक सेकेंड, किन्हीं दो एटम्स के बीच में जितना ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा उनका एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। कैसे? सपोज ये है हमारा कोई कंपाउंड है AB2 टाइप का है, AB2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है। अगर मैं A से B को इस तरह से अटैच कर दूं तो अब इनके बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, अगर इन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाए और ये कुछ इस तरह से चले जाएं, मैक्सिमम रिपल्शन पे चले जाएं, तो अब एंगल कितना हो गया है? 180 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का। तो जितना कम रिपल्शन होगा एंगल भी उतना ही कम होगा, और रिपल्शन जितना ज्यादा होता चला जाएगा एंगल भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। थर्ड पोस्टुलेट देखो बच्चों कि जो ये इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री होती है, जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, अब ज्योमेट्री क्या है? ये डिपेंड करती है हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों पे।
ज्योमेट्री टाइप जैसे CH4 की टेट्राहेड्रल होती है, हमारा अमोनिया है उसकी भी टेट्राहेड्रल होती है। तो इस टाइप की देखो, इसे लिख लो पहले किसी कहीं पे नोट्स बना के लिख लो बड़ा बड़ा सा। जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है लोन पेयर पे प्लस बॉन्ड पेयर पे, लेकिन जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है सिर्फ बॉन्ड पेयर्स पे, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स पे। ठीक है, अब मैं ये कैसे समझा रही हूँ आपको, ये आगे बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी तब ये चीज आपको समझ में आएगी। फिलहाल के लिए तो ये कंफ्यूज कर देगी, तो इसे हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। तो पोस्टुलेट क्या है हमारा, अभी आपको ये नोट करना है, बड़ा बड़ा सा कहीं पे लिख लो। थर्ड पोस्टुलेट पे चलते हैं अपनी। तो थर्ड पोस्टुलेट में कहा गया है कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल depends on lone pair and bond pairs। ठीक है, दोनों पे ही डिपेंड करेगी, लोन पेयर्स पे भी और बॉन्ड पेयर्स पे भी। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। अब देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था हमारा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो तो अब उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री और शेप होगी वो सिर्फ हमारे बॉन्ड पेयर पर ही डिपेंड करेगी और उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम होंगी। दैट मीन्स क्या कहा मैंने, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो तो वहां पे सारे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब बॉन्डेड होंगे, यानी कि वहां पे सब जो एटम होंगे वो सब बॉन्ड पेयर के थ्रू अटैच होंगे। तो उस कंडीशन में जो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप होगी, या आप कह सकते हो आइडेंटिकल ज्योमेट्री और शेप होगी, या फिक्स ज्योमेट्री और शेप होगी। अब हम सबसे पहले कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल उठाते हैं अपने जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0 हो। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर ना हो। तो चलिए उसके थ्रू मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उसमें मैंने एक टेबल बनवाई है इसके अकॉर्डिंग। तो अब हम उस टेबल को ही स्टडी करने वाले हैं बच्चों। आप जब अपने एग्जाम में लिखोगे, इस क्वेश्चन को फ्रेम करोगे, तो अगर आपके पास टाइम कम है, शॉर्ट है टाइम, तो आप टेबल बना के आ सकते हो। और अगर टाइम आपके पास अच्छा खासा है तो जिस तरह से मैं अलग अलग एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप भी उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं शुरुआत करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन से ही अपना, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल उठाते हैं हम अपना BeF2। ये एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी करवा दिया है, कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया है, ट्रिक भी बता दी है। तो ये वाला तो मैं नहीं करवाऊंगी। जो एग्जाम्पल मैंने हाइब्रिडाइजेशन में करवा दिए हैं उन्हें मैं नहीं करवाऊंगी। आज मैं नए एग्जाम्पल लेके आऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जिक्र इनका जरूर आएगा। ठीक है, तो इसे तो हम नहीं करवा रहे क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन में कवर कर लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं BeCl2। सॉरी, मैंने BeCl2 करवा दिया है, वहां पे आज हम BeF2 करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, तो आपको वो पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट ट्रिक से ही निकाल लोगे। कैसे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम Z बोल देते हैं, ये क्या होता है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और बड़ा ही अच्छा सा मौसम हो रखा है, सुहाना मौसम एकदम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज। जिन बच्चों ने अब तक हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज एक बार जाके उस वीडियो को देख लो, फिर यहाँ पे आओ, तो आप लोगों को समझना बहुत इजी हो जाएगा फिर। और प्लस मोनोवैलेंट
एटम। तो ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला। कैसे, देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, तो देखो अब हम अपना इसी की हेल्प से BeCl2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले Be में कितने, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1s2 2s2 2 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो निकाल दो Z की वैल्यू फटाफट। हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम 2 फ्लोरीन है, 2 रख दो। तो 2 प्लस 2 4 और 4/2 इज इक्वल टू 2। तो Z की वैल्यू आ गई है हमारी 2। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 2। जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स ये वाले जो एग्जाम्पल है ये मैं करवा रही हूँ आपको sp हाइब्रिडाइजेशन के। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे इससे पहले क्या निकालते हैं हम, इसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, जितने सराउंडिंग एटम उतने ही होंगे बॉन्ड पेयर। तो 2 सराउंडिंग एटम तो बॉन्ड पेयर्स भी 2 हो जाएंगे। अब निकालते हैं लोन पेयर। लोन पेयर निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आप लोगों को, Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 आई है, तो 2 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू कितनी है 2। तो लोन पेयर इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर है 0। मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी फिलहाल मैं कौन सा एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ जिनमें लोन पेयर की वैल्यू 0 होगी, मतलब उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ही शेप हो जाएगी। तो देखो लोन पेयर की वैल्यू 0 है, बॉन्ड पेयर हमारे 2 है और Z की वैल्यू 2 है, साथ में हमारी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp। तो हमने क्या क्या चीजें निकाल ली, हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, लोन पेयर्स निकाल लिए, बॉन्ड पेयर्स निकाल लिए और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लिए। इतनी चीजें निकल गई हमारी। अब हम देखते हैं इसकी शेप। आप लोगों को पता है sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए लीनियर शेप होती है ऐसे, तो ऐसे बीच में B सेट हो जाएगा और उसके दोनों तरफ 2 फ्लोरीन एटम ऐसे अटैच हो जाएंगी। ये कौन सी ज्योमेट्री होगी या शेप होगी इसकी, लीनियर। लीनियर और एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया बच्चों। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एटॉमिक मॉडल की हेल्प से इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये होती है इसकी शेप, बीच में ये हमारा बेरिलियम और इसके दोनों साइड 2 फ्लोरीन एटम अटैच है। अगर आप BeCl2 की स्ट्रक्चर देखो तो वो भी ऐसी होगी, बीच में ये होता है हमारा बेरिलियम होता है और दोनों साइड 2 क्लोरीन एटम अटैच होते हैं। इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होती है, कैसे भी देख सकते हो, देखो। ठीक है, और इन दोनों फ्लोरीन एटम के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। ओके, इसका अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का ही, CO2 लेते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल 2 की बात कर रहे हैं। CO2 वो भी आपका लीनियर ही होता है और उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp ही होती है। कैसे होती है ये देखो, अब ये निकालते हैं। The second is CO2। ठीक है, तो देखो कार्बन डायरेक्ट में अब यहाँ पे आपकी निकाल देती हूँ नंबर ऑफ हाइब्रिड एटम, यानी कि Z की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देती हूँ। तो Z इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों कार्बन में 4 होते हैं, तो 4 प्लस, ना तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है और ना ही कोई मोनोवैलेंट एटम है, तो डायरेक्ट लिख दो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो Z की वैल्यू 2 आ गई, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp। जब sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड पेयर निकालते हैं। बॉन्ड पेयर देखो सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो बॉन्ड पेयर्स भी 2।
यहाँ पे ये नहीं देखना कि मोनोवेलेंट एटम है या आपका मोनोवेलेंट एटम है या फिर बाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है, ये नहीं देखना है। बस ये देखना है कि सराउंडिंग एटम कितने हैं, वही होगी हमारी बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू। ठीक है, लोन पेयर मैंने 0 कैसे लिखा, जब Z की वैल्यू 2, बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू 2, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा 2 - 2 = 0। ठीक है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन निकल गई, Z की वैल्यू निकल गई, बॉन्ड पेयर्स निकल गए, लोन पेयर निकल गए। अब हम निकालते हैं इसकी शेप। तो इस तरह से जब हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो शेप होती है लीनियर, ऐसे एक कार्बन सेंटर से 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे लीनियरली अटैच होते हैं और इनके बीच होता है 180 डिग्री का एंगल, और ये शेप कौन सी होगी, लीनियर। शेप बोल दो, ज्योमेट्री बोल दो, सेम ही बात है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसका एटॉमिक मॉडल बना के दिखाती हूँ। देखो, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है हमारी। CO2 के बीच में एक कार्बन एटम और दोनों साइड 2 ऑक्सीजन एटम इस मैनर्स में लगे हुए होते हैं और डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। देखो, डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं और किन्हीं 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपना C2H2 एसिटिलीन। थर्ड एग्जाम्पल इज C2H2 एसिटिलीन। तो देखो, ये बच्चों हमारा हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है उनकी स्ट्रक्चर से ही पता करना पड़ता है। स्ट्रक्चर से ही आइडिया लग जाता है कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, किस टाइप की शेप होगी। उसके लिए आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड एटम निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो देखो, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की। देखो, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसे आप S बोल सकते हो और इसे आप P बोल सकते हो। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स ये जो कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिड होगा और सेम इसी तरह से ये वाला भी sp हाइब्रिड होगा। या फिर आप अपनी ट्रिक वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर जो कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है वो sp हाइब्रिड होता है, जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं वो sp2 हाइब्रिड होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं वो sp3 हाइब्रिड होते हैं। सॉरी, जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं वो sp2 हाइब्रिड होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं वो sp3 हाइब्रिड होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है वो होते हैं हमारे sp हाइब्रिड। देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं sp हाइब्रिड, जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं sp2, और सिंगल बॉन्ड वाले sp3 हाइब्रिड होते हैं। निकालते कैसे हैं, इसी टाइप से निकालते हैं। डिटेल में मैंने आपको बता ही रखा है वहां पे। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा sp हाइब्रिड। शेप कौन सी होगी, लीनियर हो गई है, और एंगल कितना हो गया, इसके बीच भी 180 डिग्री का ही एंगल होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो कुछ इस टाइप का होता है हमारा C2H4 का मॉलिक्यूल, जिसमें 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं और दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे 180 डिग्री के एंगल पे कनेक्ट होंगे। 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, देखो है ना, एकदम सीधे लीनियर, और लीनियर स्ट्रक्चर होती है। देखो ध्यान से देखो, इस टाइप का मॉलिक्यूल होता है। ओके, बारिश तेज आने लगी है। आगे चलते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये तो हो गई हमारे एग्जाम्पल sp हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम आज भी हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ा रही है, वेस्पर थ्योरी का तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में बच्चों ये चल रही है आपकी वेस्पर थ्योरी ही, क्योंकि इसमें लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और एक ट्रिक की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ये तरीका हमारा उसका ही चल रहा है, वेस्पर का ही। मतलब
के अंदर जो पॉइंट है उसी को ही डिफाइन किया जा रहा है, उस पॉइंट के बेस पर कि अगर लोन पेयर 0 हो तो बॉन्ड पेयर पर ही ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, तो किस टाइप से डिपेंड करेगी उसी के ही एग्जांपल चल रहे हैं। तो आप ये मत मानना कि ये हाइब्रिडाइजेशन चल रही है, ये वेस पर ही चल रही है आपकी। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, आई थिंक नंबर 4 है आपका इस बार। तो sp2 में मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं bf3, bcl3। ठीक है, ये मैं नहीं करवाने वाली क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करवा दी है आप लोगों को। आज इसके अलावा हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, SO3। ये अब तक नहीं करवाया, इसे करवाते हैं, इसे करते हैं। देखो, निकाल लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर 16 होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। बारिश तेज हो रही है, बहुत ज्यादा तेज हो रही है बारिश। ओके, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो निकालते हैं, Z की वैल्यू निकालो, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस इसके पास मोनोवैलेंट एटम तो है नहीं, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। तो डायरेक्ट निकाल दो, 6/2 = 3। जब Z की वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब क्या करना है, देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। बॉन्ड पेयर देखो बच्चों, आई थिंक ऐसे में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आवाज आपको बारिश की ही आ रही होगी। थोड़ी देर देखते हैं, अगर बारिश नहीं रुकती तो फिर बंद करना पड़ेगा वीडियो। बॉन्ड पेयर्स देखो बच्चों, कितने सराउंडिंग एटम है SO3 के पास? 3। तो बॉन्ड पेयर इज 3। जब Z की वैल्यू भी 3, बॉन्ड पेयर भी 3, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा हमारा? 0। 3 - 3 = 0। तो यहाँ से हमारी लोन पेयर की वैल्यू 0 आ गई। अब निकालते हैं हम इसकी शेप। sp2 के लिए कौन सी शेप होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरह से एक सल्फर एटम से डबल बॉन्डेड होगी ऑक्सीजन एटम, सभी डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगी क्योंकि सल्फर के पास होते हैं एक्स्ट्रा वैकेंट d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये क्या बना सकता है? 6 बॉन्ड्स बना सकता है। किसके लिए? किसकी वजह से? वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से। ओके, ये शेप हो, ये इन दो ऑक्सीजन के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री का और शेप हो जाएगी हमारी ट्राइगोनल। शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो इस टाइप की होती है स्ट्रक्चर SO2 की। सपोज ये सल्फर है और इसके तीनों तरफ एक एक ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। मैंने ये एग्जैक्ट SO2 की स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअली ये BF3 और BCl3 की स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। लेकिन मेरे पास इतने जो एटम थे वो सब मैंने अपने अलग अलग मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूज कर लिए, तो अभी आप लोगों को इसी से काम चलाना पड़ेगा। सपोज ये सल्फर है और इसके तीनों साइड ट्राइगोनली अटैच है हमारे ऑक्सीजन एटम, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। तो देखो तीनों ट्राइगोनल शेप में है, ट्राइगोनल शेप बना रहे हैं और प्लेनर है बिल्कुल। प्लेनर कैसे कह रही हूँ मैं? देखो बोर्ड पे सेट करके देखो, एक ही प्लेन में सेट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर। और किन्हीं दो एटम्स के बीच 120 डिग्री का एंगल है। देखो ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपना इसी का ही। नंबर 6 है CO3 2 नेगेटिव। नंबर 6 है CO3 2 नेगेटिव। ओके, तो देखो Z की वैल्यू निकालो, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में? 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज जरूर है। तो 4 + 2 = 6, 6/2 = 3।
तो Z की वैल्यू कितने आ गई हमारी 3 आ गई है। जब Z की वैल्यू 3 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी sp2 और शेप कौन सी हो जाएगी आपकी इसकी ट्राइगोनल शेप हो जाएगी। देखो उससे पहले निकालते हैं बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स निकालने में हम सराउंडिंग एटम देखते हैं कितने 3 है। Z की वैल्यू 3, बॉन्ड पेयर्स 3, तो लोन पेयर इज 0। लोन पेयर 0 तो जो ज्योमेट्री वही हो जाएगी शेप। sp2 के लिए कौन सी होती है ट्राइगोनल। तो देखो एक कार्बन ऐसे बीच में सेट होता है, उससे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होती है और बाकी की 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होती है। और क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह की शेप होती है। देखो और एंगल कितना होगा इनके बीच में 120 डिग्री का और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल। देखो ये होता है आपका CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, जिसमें एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगी और बाकी की 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगी। देखो इस तरह से ये कार्बन है बीच में और तीनों तरफ ये ऑक्सीजन अटैच है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है और बाकी की 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया है। जब SO3 बनाया था तो 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड थी, लेकिन जब CO3 बना रहे हैं तो 2 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। ऐसा इसलिए है बच्चों कि जो हमारा सल्फर होता है ना, जो सल्फर होता है वो थर्ड शेल का एटम होता है, मतलब 3p शेल का एटम होता है जिसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जो कार्बन होता है वो 2p शेल का एटम होता है जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते। आपने कहीं लिखा देखा है 2d नहीं होता ना, 2d नहीं होता, 3d होता है जो कि इसके पास खाली है। तो वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन ले जाके 6 बॉन्ड बना सकता है सल्फर, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर सकता। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, जिसमें से 2 बना लिए इसने ऑक्सीजन के साथ और 2 बना लिए इन एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। C2H4 एथिलीन, C2H4। अभी भी हम sp2 के ही एग्जांपल देख रहे हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7 C2H4। देखो मैंने कहा है ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो इजीली और उसी से ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। इस टाइप की होती है इसकी शेप। हाइब्रिडाइजेशन का काउंट करते हैं। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, इसे मैं S मान लेती हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसे P मान लेती हूँ और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, इसे भी P मान लेती हूँ। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई ना बच्चों यहाँ पे। तो ये वाला कार्बन होगा sp2 हाइब्रिड कार्बन, ओके। ऐसे ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। ये भी वही वाली बात है जो अभी बताया था कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं sp2 हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आगे शेप आप लोग इसकी देख ही रहे हो ऑलरेडी, ट्राइगोनल ही शेप होती है इसकी भी। ये मत समझना कि इस तरह की पूरी वो शेप होती है, नहीं। शेप देखने में हम सिर्फ कार्बन की बात करें, एक कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम की जो शेप होगी यहाँ पे वो होगी ट्राइगोनल। कैसे होगी देखो, और एंगल भी 120 का ही होगा। किन्हीं 2 के बीच में एंगल जो होगा वो 120 का होगा, चाहे आप यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो, सब जगह 120 डिग्री का ही एग्जाम्पल वो होगा, एंगल होगा। देखो इस तरह की शेप होती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर क्यों कहा है, देखो इसे भी बोर्ड पे सेट करके देखो, हो जा रहा है ना, एक ही प्लेन में आ रहे हैं। देखो सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, सारे हाइड्रोजन सब एक ही प्लेन में है। अगर मैं काटने लगूँ, एक प्लेन डालू यहाँ पे, तो पूरा मॉलिक्यूल हमारा कट जाएगा, ऊपर से नीचे तक पूरा मॉलिक्यूल कट जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल कैसे, सपोज इन्हें हटा दो, सपोज ये नहीं है ऊपर वाले हाइड्रोजन, तो इस कार्बन की स्ट्रक्चर देखो है ना ट्राइगोनली अटैच है ना, 120 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सब जगह 120 का एग्जाम वो है एंगल। ऐसे इसमें देखो ये ऊपर के 2 हाइड्रोजन अगर मैं छुपा लूँ तो देखो ट्राइगोनल शेप बन रही है ना, इस तरह से
और ये दो अटैच हैं डबल बॉन्ड के थ्रू, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से अटैच है डबल बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हमारी C2H4 की। ओके, अब यहाँ पे खत्म हुई हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम sp3 के एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आई थिंक 8 है इस बार। CH4 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और आप इससे वेल नोन हो, तो इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाती हूँ। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल बोलते हैं जिसे हम। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जहाँ पे बॉन्ड पेयर्स 4 होंगे और लोन पेयर एक भी नहीं होगा। लोन पेयर होगा यहाँ पे 0, जेड की वैल्यू भी यहाँ पे 4 ही आएगी, चाहे आप निकाल के देख लेना। Z=4 होता है, बॉन्ड पेयर =4 होता है और लोन पेयर =0 होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की शेप होगी। देखो इस और किन्हीं दो के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें एंगल होता है। देखो इसकी शेप दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इस टाइप की शेप होती है। नेचर में जो कार्बन होती है वो ब्लैक कलर की होती है और हाइड्रोजन व्हाइट कलर के होते हैं, इसीलिए हमने इस टाइप की बोल ली है। तो ये वाला हमारा कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन ऐसे टेट्राहेड्रली कनेक्ट हैं और सभी 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे कनेक्ट है। अब देखो इसमें से कोई दो, ऐसे देखो ध्यान से, कोई दो हाइड्रोजन तो होते हैं प्लेन में, जैसे ये वाला प्लेन में, ये वाला प्लेन में। अगर मैं इस पे प्लेन डालूं, इस तरह से मैं इसे काट दूं मॉलिक्यूल को, तो ये 3 बॉल्स तो कट जा रही हैं। एक ये पीछे की तरफ जा रही है, एक आगे की तरफ जा रही है। ऐसे होता है इसकी शेप। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन तो प्लेन में है और एक हाइड्रोजन होगा अबव द प्लेन और एक हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन। तो उसकी शेप हम बोर्ड पे कैसे बना सकते हैं? ऐसे देखते हैं हम एक्चुअल में। 2 हाइड्रोजन तो हमारे प्लेन में होंगे, एक होगा अबव द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन। अब ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या है? देखो इस तरह से ध्यान से देखो, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये तो प्लेन में है, ये दोनों हाइड्रोजन तो हमारे प्लेन में है, लेकिन एक हाइड्रोजन आ रहा है आपकी तरफ, सामने की तरफ आ रहा है, जिसे हम बोलेंगे अबव द प्लेन, प्लेन के आगे की तरफ, और एक जा रहा है बिलो द प्लेन, पीछे की साइड जा रहा है, तो उसे हम दिखा देते हैं डॉटेड बॉन्ड से, जिसे बोलते हैं बिलो द प्लेन। तो ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड का भी आपको पता चल गया। अगर आपका डार्क बॉन्ड है दैट मीन्स अबव द प्लेन, और अगर डॉटेड बॉन्ड है तो आपका इसका मीन्स होता है बिलो द प्लेन। किन्हीं दो के बीच एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल तो आप लोगों के लिए वेल नोन था। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव की शेप बना के देखो। बहुत सारे एग्जाम्पल होने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जितना कंफ्यूजन था दूर हो जाएगा। NH4 पॉजिटिव, तो देखो जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके लिए Z की वैल्यू काउंट करते हैं, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल के देख लेना। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे? 4 प्लस एक क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव चार्ज को तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो देखो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 8/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 4। जब Z की वैल्यू 4 है दैट मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड एटम 4 है, तो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होते हैं तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो अब निकाल के देखो, अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स निकाल लो। जब सराउंडिंग एटम 4 तो बॉन्ड पेयर भी 4। जब Z की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर्स 4, तो लोन पेयर इज 0। लोन पेयर हो जाएंगे 0।
तो इसकी शेप देखो, मैंने क्या कहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो इसकी भी कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एंगल वही होगा अपना 109 डिग्री 28 मिनट। और क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, उसकी वजह से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए पूरा मॉलिक्यूल कहलाएगा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसकी शेप भी इसी तरह की होती है। सपोज ये नाइट्रोजन है और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन अटैच है, 2 आपके प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, एंगल वही होगा अपना 109 डिग्री 28 मिनट का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। CH4 हो गया, NH4 पॉजिटिव हो गया, ClO4 नेगेटिव। ये और देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इज ClO4 नेगेटिव। इसके लिए Z की वैल्यू काउंट करते हैं, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो +1, 7 + 1 8/2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका Z की वैल्यू 4 और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो अब देखो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी आपकी, टेट्राहेड्रल ही हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स काउंट करते हैं, जब सराउंडिंग एटम 4 तो बॉन्ड पेयर भी 4, Z की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर 4 तो लोन पेयर इज 0, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। अब निकाल के देखो इसकी स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल कैसे कनेक्ट होंगे, ऐसे, जिसमें से 3 ऑक्सीजन तो बच्चे होंगे आपकी डबल बॉन्डेड और 1 ऑक्सीजन होगी आपकी सिंगल बॉन्डेड, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप लोग ये कहोगे कि क्लोरीन ने 7 बॉन्ड कैसे बना लिए, 7 बॉन्ड कैसे बनाए, तो इसके पास भी क्या होता है, कौन सी शेल का है, 3p ऑर्बिटल का है, थर्ड शेल का एटम है, तो वहां पे वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी तो होता है। तो ये क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा 3d ऑर्बिटल में, और वहां से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 7 बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि ये मैक्सिमम 7 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 1 ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, उसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रल, जो अभी अभी जैसे CH4 की और अमोनियम की दिखाई है, सेम वे में ऐसे ही होगी इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपना SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये भी अभी तक हमारा sp3 ही चल रहा है, अभी तक हमारा sp3 ही चल रहा है। 11 है SO4 2 नेगेटिव, तो निकालिए Z की वैल्यू, हाफ इंटू सल्फर में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है लेकिन 2 माइनस चार्ज है यहाँ पे, तो +2 हो जाएगा, तो 6 + 2 8/2 इज इक्वल टू 4। तो Z की वैल्यू 4, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों। तो अब यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर्स, सराउंडिंग एटम 4, Z की वैल्यू 4, तो लोन पेयर इज 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसकी शेप देखो, इसकी शेप भी होगी आपके टेट्राहेड्रल ही हो जाएगी, ऐसे 4 ऑक्सीजन कनेक्ट होते हैं, उसमें से कोई 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे और बाकी के 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, इस तरह से। ठीक है, सल्फर हमारा मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, वो इसने बना लिए 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर मैं बात करूं अपने एसिड की H2SO4 की, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी,
उसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हटा के यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। भाई हम H2SO4 को कैसे तोड़ते हैं, कैसे डिकम्पोज करते हैं, H2H पॉजिटिव आयनाइज करते हैं, सॉरी SO4 2 नेगेटिव, ऐसे ही तो आयनाइज होता है हमारा H2SO4, तो 2H पॉजिटिव बाहर निकल जाते हैं और SO4 2 नेगेटिव हमारा रह जाता है, ये आयन बनता है। लेकिन जब अगर हम कंप्लीट H2SO4 की बात करें तो कुछ इस तरह का बनता है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा बाहर और ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। इस तरह की होती है हमारी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ओके, अब शुरू करते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है हमारा, आई थिंक एग्जांपल 12 होगा अभी, PCl5 या PF5, ये होगा इसका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। या उसके अलावा आप मान सकते हो XeOF2, ये भी हमारा sp3D का ही एग्जांपल है, लेकिन इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस वाले एग्जांपल में होते हैं हमारे लोन पेयर, और हम यहाँ पे लोन पेयर वाले डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर वाले मैं सब एक साथ ही डिस्कस करूंगी, तो वहां पे डिस्कस करूंगी मैं इस एग्जाम्पल को। अभी इन दोनों में से कोई एक उठा लेते हैं। सपोज हमने PF5 उठा लिया, तो देखो Z की वैल्यू काउंट करो इसके लिए, Z इज इक्वल टू हाफ इंटू फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 प्लस 5 मोनोवैलेंट एटम है, तो 5 5 10 10/2, यानी कि हमारा Z की वैल्यू आ गई है 5। जब Z की वैल्यू 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालो, बॉन्ड पेयर होंगे यहाँ पे 5, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एटम भी 5 है, और लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ पे 0। ओके, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, हम इसकी स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो देखो एक फॉस्फोरस ऐसे बीच में सेट होता है जिससे 3 फ्लोरीन एटम ट्राइगोनली अटैच होते हैं, इस तरह से 3 फ्लोरीन एटम ट्राइगोनली अटैच होते हैं और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, और बाकी बचे 2 फ्लोरीन इस तरह से अटैच होते हैं। इन बॉन्ड्स को बोल देते हैं हम इक्विटोरियल बॉन्ड, और इन बॉन्ड्स को बोल देते हैं एक्सियल बॉन्ड। जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं वो प्लेन में होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड होते हैं एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊं अगर, और एंगल की बात करूं, तो इन दोनों के बीच में तो होगा 90 डिग्री का एंगल। मतलब ये एक प्लेन है, इससे ऊपर की साइड एक फ्लोरीन, एक नीचे की साइड फ्लोरीन। जो ऊपर की साइड फ्लोरीन होगा वो एंगल बनाएगा प्लेन वालों के साथ 90 डिग्री का। एक दूसरे से होंगे ये 180 डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री के एंगल पे होंगे। और ये जो 3 फ्लोरीन एटम आप देख रहे हो ना, इनमें से किन्हीं 2 के बीच होगा 120 डिग्री का एंगल। कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल। स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इसकी, मुझे बनानी पड़ेगी एक बार स्ट्रक्चर। देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। 3 फ्लोरीन एटम ट्राइगोनल की शेप में अटैच होते हैं, 3 फ्लोरीन एटम ट्राइगोनल की शेप में अटैच होंगे, और बाकी 2 फ्लोरीन एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड अटैच होगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला फ्लोरीन है, ये इन तीनों फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बाकी ये दोनों एक दूसरे के साथ किस पे हैं, 180 डिग्री के एंगल पे है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और ये एक दूसरे के साथ जो प्लेन में प्रेजेंट है इस टाइम, जो एक्सियल बॉन्ड है, वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पे होंगे। ठीक है, ओके, ये होती है हमारी पेंटागोनल स्ट्रक्चर। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जो इस टाइप के मॉलिक्यूल तुम्हारे दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल यही होती है, सेम यही है। एटॉमिक मॉडल की हेल्प से समझा रही हूँ, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम यही होगी। लेकिन जो आपको इनके क्रिस्टल दिखाई देंगे वो इस टाइप के नहीं होते। मैंने कहा है इंटरकनेक्ट होते हैं। ये जितने भी सराउंडिंग एटम होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, और मतलब ये वाले एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगे, फोर्स, स्टैटिक्स फोर्स के कारण इंटरकनेक्ट होंगे। तो अब हमें जो अपना बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा,
जो क्रिस्टल होगा वो इस तरह का नहीं दिखाई देगा, बल्कि इनके बाहर एक, जैसे आप देख सकते हो चीनी का क्रिस्टल एक स्क्वायर शेप में होता है, इसी टाइप के दिखाई देंगे। तो ये वाले क्रिस्टल भी, अब इसका जो क्रिस्टल होगा हमें पीबीपी शेप में दिखाई देगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। हमें ये मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देंगे, हमें इनके बाहर की शेप दिखाई देगी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, एक मिनट, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, ये वाली शेप होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, और ये दो ऊपर एक दूसरे को, ये जो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लगे हुए ये होंगे हमारे पिरामिड की शेप में। तो शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे जगह नहीं है, बाई पिरामिडल। ठीक है, ओके। इसके बाद ये वाला एग्जांपल तो हम लोन पेयर वालों में ही डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब अपनी नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 वाले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उनमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स और स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। sp3d2 वाले कुछ एग्जांपल देख लो। sp3d2 में बहुत सारे एग्जांपल हैं आप लोगों के। नंबर 13 जैसे आपका SF6 है, उसके अलावा PF6 नेगेटिव, और कौन कौन से हैं आपके? SiF6 2 नेगेटिव। ये तो ये SF6 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में करवा दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे PF6 नेगेटिव और SiF6 2 नेगेटिव, ये वाले एग्जांपल करेंगे। पहले ये वाला उठा लो अपना PF6 नेगेटिव। इसके लिए Z की वैल्यू काउंट करो, हाफ इंटू फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन 6 प्लस एक है नेगेटिव चार्ज, तो निकाल दो 5 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 और 12/2 इज इक्वल टू 6। तो जब Z की वैल्यू 6 होती है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बॉन्ड पेयर कितने होंगे यहाँ पे? 6 सराउंडिंग एटम है तो बॉन्ड पेयर भी 6 होंगे। जब Z की वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर 6, तो लोन पेयर इज 0। लोन पेयर हो गया 0। स्ट्रक्चर देखो, एक फॉस्फोरस बीच में अटैच होगा और उसके चारों तरफ स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में 4 फ्लोरीन एटम कनेक्ट होंगे, बाकी 2 फ्लोरीन एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इस तरह से। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 6 क्लोरीन एटम हेक्सागोनली अटैच होंगे और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगे और इस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल, जिसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें एंगल होता है बच्चा आपका 90 डिग्री। हर एक एटम के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल होता है। अगर मैं इसकी एटॉमिक मॉडल की बात करूं तो कुछ इस टाइप का होगा। एक सेकेंड, देखो 4 फ्लोरीन एटम तो ऐसे अटैच होंगे स्क्वायर की फॉर्म में, बाकी 2 फ्लोरीन एटम एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ अटैच होगा। सब ये जो फ्लोरीन एटम ऊपर की तरफ है ये इन बाकी सबके साथ 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होगा। ऐसी सेम नीचे वाला भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा सबके साथ, और ये खुद एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे कनेक्ट होगी। जब एंगल सेम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी यहाँ सबकी सेम होगी, जबकि PCl5 वाले में ऐसा नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता वो बताएंगे हम बेंट रूल में अपना, वहां पे बेंट रूल में एक्सप्लेन करेंगे वो पूरी कहानी। ठीक है, तो अभी हमारी जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। देखो आप किधर से भी देख लो सेम ही
ऐसे देखो तो भी 4 दिखाई देंगे आपको, ऐसे देखो तो भी 4 दिखाई देंगे। चारों तरफ से सेम होती है स्ट्रक्चर, चारों तरफ से सेम होती है, ठीक है। और ये साथ में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगे और 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ओके, ये हो गया हमारा sp3d3 का एग्जांपल। एक ये वाला एग्जांपल और उठा लो। अभी ये सारे एग्जांपल आप सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो बड़े इजी लग रहे होंगे कि भाई सब कुछ सेम सेम सही चल रहा है। लेकिन जब ये अलग अलग होते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर एटम वो मॉलिक्यूल को आपको दे दिया और उसकी शेप पूछने लगे और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछने लगते हैं, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है। अभी सब इजी लग रहा है, लेकिन जब निकाल के देखोगे ना तो बड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा। SiF6 वाला देख लेते हैं। इसके लिए डायरेक्ट Z की वैल्यू काउंट करो, हाफ इंटू सिलिकॉन 14 होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, नहीं आता तो निकाल के देख लेना। मोनोवैलेंट एटम 2 और साथ में 2s पे नेगेटिव चार्ज। सिक्स 4 + 2 सॉरी Fe यहाँ पे 6 है, तो 4 + 2 6, 6 + 6 = 12 और 12/2 = 6। Z की वैल्यू 6, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वही वाली कहानी है, लोन पेयर यहाँ पे भी 0 होंगे, बॉन्ड पेयर 6 होंगे। डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही अपनी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी और 90 डिग्री का एंगल होगा, सभी इंटरकनेक्ट होंगे। शुरू में ना बड़ा ही डिफिकल्ट सा लग रहा था मुझे भी पढ़ाते हुए कि पता नहीं बच्चों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब सब कुछ बड़ा इजी सा लग रहा है। ओके, ये सब हो गया 90 डिग्री का एंगल सभी के बीच में। ऑक्टाहेड्रल होगी हमारी स्ट्रक्चर। अब अगला देखते हैं अपना एक और लास्ट एग्जांपल इस वीडियो का, IF7। लास्ट एग्जांपल देखते हैं IF7। The last example is IF7, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट Z की वैल्यू निकालो, हाफ इंटू आयोडीन फ्लोरीन फैमिली से, मतलब हेलोजन फैमिली से है, कैसे FCl Br F के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो इसके पास भी कितने होंगे 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 7, तो 7 7 14 और 14/2 = 7। और जब Z की वैल्यू 7 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है बच्चों हमारी sp3d3। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमारे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो 7 है सराउंडिंग एटम, तो 7 ही हो जाएगी। जब Z की वैल्यू 7, बॉन्ड पेयर 7, तो लोन पेयर इज 0। ये सब मैंने जितने भी एग्जाम्पल कलेक्ट किए हैं सेम ही पैटर्न पे कलेक्ट किए हैं। इसके बाद आगे जो मैं लोन पेयर वाले एग्जाम्पल करूंगी तो वो भी सेम ही पैटर्न पे होंगे, मतलब एक सीक्वेंस में लेके चलूंगी। तो इस वजह से हमें समझने में थोड़ा इजी हो रहा है। लेकिन जब ये अलग अलग निकाल के देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अपना सही तरीका लगाओगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखोगे तो इसी तरह से निकाल लोगे बिल्कुल इजी वे में। ओके, तो देखो इसकी शेप देखो, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। एक आयोडीन एटम इस तरह से कनेक्ट होता है, 3 फ्लोरीन एटम ऐसे, और 2 फ्लोरीन एटम इस तरह से कनेक्ट होते हैं।
इस तरह से एक पेंटागन्स बन जाता है और 2 फ्लोरीन एटम पिरामिड की शेप में ऊपर और नीचे की तरफ सेट हो जाते हैं। ये अपना वही इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये एक्सियल बॉन्ड है। अच्छा, अब एंगल की बात करूं मैं तो किन्हीं दो के ये जो ऊपर और नीचे की तरफ अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसकी स्ट्रक्चर बनाना। एक सेकंड मैं कोशिश करती हूँ। ऑरेंज बॉल, इसमें भी क्या होगा, एक फ्लोरीन एटम ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। देखो ऐसे समझो, सपोज ये एक फ्लोरीन एटम है जो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। सेकेंड, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, 5 फ्लोरीन एटम ऐसे एडजस्ट हैं पेंटागन्स की फॉर्म में। तीन देख रहे हो, एक साइड होंगे और 2 होंगे हमारे एक साइड है। ये मैंने बड़े क्यू लगाए, मतलब हाइट इनकी ज्यादा क्यू रखी है। ये चलो ऐसे सेम ही लगाती हूँ, सब सेम लगाती हूँ। ऐसे 5 फ्लोरीन एटम तो होंगे पेंटागन्स की फॉर्म में, ये लगे हुए प्लेनर होंगे, बिल्कुल प्लेन ऐसे, और एक फ्लोरीन एटम ऊपर की तरफ यूं, और इक्वल लगाते हैं। एक फ्लोरीन एटम ऐसे नीचे की तरफ सेट होगा यूं। देख पा रहे हो बच्चों, एक फ्लोरीन एटम ऊपर की तरफ, एक फ्लोरीन एटम नीचे की तरफ, बाकी के 5 फ्लोरीन एटम ऐसे पेंटागन्स की तरह ऐसे, और सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगे। अब एंगल की बात करूं तो ये ऊपर वाला इन सब के साथ कितने एंगल पे प्रेजेंट है, 90 डिग्री पे। ऐसे ये नीचे वाला भी सबके साथ 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। तो ये वाला तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये भी कौन सा हो गया 90 डिग्री का एंगल, सबके साथ ये तो 90 डिग्री पे है। खुद ये एक दूसरे के साथ कहाँ है 180 डिग्री, खुद एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे है। तो ये वाला एंगल हो गया 180 डिग्री। और अब ये देखो, इन्हें देखो ध्यान से, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। देखो ऐसे देखो, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है 72 डिग्री के एंगल पे। ये वाले ये कनेक्ट है 72 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। और साथ में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट भी है सब, तो एक क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएंगे। और क्रिस्टल की शेप क्या होगी, अब ज्योमेट्री कौन सी होगी, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। मतलब ये जो 5 फ्लोरीन एटम है ये तो पेंटागन्स की फॉर्म में होंगे, ये पांचों पेंटागोनल, गोनल मतलब 5 कॉर्नर्स पे, 5 कॉर्नर्स पे होंगे। और ये जो 2 फ्लोरीन एटम है ये अटैच होंगे, 2 के लिए क्या यूज किया बाई, और ये पिरामिड की फॉर्म में, इसीलिए इसे बोल दिया है बाई पिरामिडल से। तो यहाँ पे हमारा जो है ऐसे एग्जाम्पल खत्म होते हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, लोन पेयर नहीं पाए जाते। उनकी ज्योमेट्री और सेम होती है बिल्कुल। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं और लोन पेयर्स भी होते हैं, उनकी ज्योमेट्री अलग होती है और शेप अलग होती है। इसी चीज को डिफाइन किया है हमारा वेस्पर थ्योरी ने। अब मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करने वाली हूँ। आई होप ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे लगेंगे। कल मैं इससे भी ज्यादा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी एटॉमिक मॉडल की हेल्प से। तो थैंक यू सो मच।